हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद आप लोग से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। हमें लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस क्या है स्टार्ट की जाएं, लेकिन मेरे हेल्थ इशू की वजह से क्लासेस क्या है डिले हो गई। लेकिन अब कक्षाएं को ज़्यादा देर करना उचित नहीं होगा। अभी मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ, अभी रिकवरी मोड में हूँ, लेकिन फिर भी आपकी कक्षाएं प्रारंभ करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो नज़दीक है। तो आज का दिन 7 जुलाई मेरे लिए एक स्पेशल डे है क्योंकि इट्स माय बर्थडे। सो मैंने सोचा कि आज का एक दिन आपके लिए नई शुरुआत की जाए। ठीक है, हमें मिला है सेकेंड सेमेस्टर में पेपर डिस्कस करने के लिए शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, शैक्षिक तकनीकी और कंप्यूटर सह अनुदेशन। इससे पहले ये पेपर जब हम लोग पढ़ते थे तो वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में था, लेकिन सिलेबस में चेंजेस की वजह से अब ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आ गया है। और ये पेपर क्या है, पूरे 100 नंबर का है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं भी अपना बेस्ट दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। इससे पहले मैंने जितने भी क्लासेस पढ़ाए, जितने भी सेमेस्टर को पढ़ाए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, मेरा साथ दिया, मुझे इनकरेज किया और पढ़ने के साथ उन्होंने अच्छे अंक भी प्राप्त किए। आपके मैसेजेस और कमेंट के द्वारा हमें पता चला कि नहीं, आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय में इस बार भी अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बर्थडे है, तो आप बस अच्छे अंक प्राप्त करके मुझे वो बर्थडे गिफ्ट दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि क्या है हमारा सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि सिलेबस को इंग्लिश में था, इसको मैंने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसे ये टेक्नोलॉजी वाला है ना सिस्टम, तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लिश में उतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट में पढ़ना क्या है, शैक्षिक तकनीकी अवधारणा। ईटी का मतलब होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का विकास और उपशाखाएँ, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईटी, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स रेमिफिकेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम अप्रोच क्या होता है। फिर यूनिट फर्स्ट का ये हमारा पार्ट ए है, इसमें हमें पढ़ना है, इस बात का ध्यान रहे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे कि भाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हमें हमारे सिलेबस में या फिर बीएड वालों को पढ़ने के लिए क्यों बोला गया है। जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास से, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें से अच्छी तरीके से समझेंगे क्यों इसको इंक्लूड किया गया है, क्यों ही ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी और अधिगम निष्कर्ष में उसके प्रयोग। अब अधिगम निष्कर्ष में उसके प्रयोग नहीं समझ में आएगा, तो इसका ये मतलब होता है कि इट्स एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, यानी कि जो लर्निंग आउटकम निकालने में इसका किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, किसका, हमारा आईसीटी का। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से लर्निंग आउटकम्स लाने में किस तरीके से हम बेस्ट यूज उसका कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, शिक्षा की तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन और शिक्षा में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा की तकनीकी पढ़नी है और शिक्षा में तकनीकी किस प्रकार से है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। अब हमें बी पार्ट में क्या पढ़ना है, बी पार्ट में पढ़ना है हमें शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेजेस, लेवल और रूप में मतलब आता है फॉर्म्स पढ़ेंगे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे हमारे यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी में। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल देकर, जैसे कि मेरा एम ही रहता है कि आपको रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल देकर आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और आपको समझ भी आता है, आप कमेंट द्वारा बताते भी रहते हैं,
तो इसलिए मैं भी इस बार भी ट्राई करूँगा कि आपको रियल बेस्ड एग्जाम्पल के द्वारा आपको, क्योंकि इसका जो इस समय का ज़माना है, जो प्रेजेंट डे है, जो प्रेजेंट इसमें सिनेरियो चल रहा है, वो ICT AI और टेक्नोलॉजी का ही युग है। सबके हाथ में मोबाइल है। इस समय भी हम ICT के द्वारा ही, यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतने दिन से जुड़े हुए हैं। कोरोना के कारण तो टेक्नोलॉजी बहुत ही अधिक बढ़ गई है, जो हमें दूर स्थान पर रहने वाले बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा अब उसके बाद आ जाएगा यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में हम पढ़ेंगे शिक्षण के मॉडल। अब शिक्षण के मॉडल के क्या पढ़ेंगे? मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के मॉडल ऑफ टीचिंग, उसका अर्थ, मीनिंग, क्लैरिफिकेशन, वर्गीकरण, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। अब बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिक टीचिंग मॉडल। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का मतलब होता है बेसिक टीचिंग मॉडल। हम बस इस समय बस पढ़ते हुए जाएंगे कि क्या क्या इसमें हम पढ़ना है। इसके बारे में अच्छी तरीके से डीप नॉलेज हम जब क्लासेज जब रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएगी तब उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या है? इसका अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, दक्षता प्रतिमान, आगमन विचार। ठीक है, आगमन विचार प्रतिमान। अब देखिए ये क्या है? दक्षता प्रतिमान क्या है? आगमन विचार प्रतिमान क्या है? ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा अजीब लग रही है, लेकिन इसका मतलब होता है अटेनमेंट मॉडल ये हो गया। और उसके बाद होता है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, ये हो गया हमारा आगमन विचार प्रतिमान। उसके बाद हमारा है उन्नत संगठित प्रतिमान। उन्नत संगठित प्रतिमान का मतलब होता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। फिर हम पढ़ेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, यानी पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा यूनिट 2 का पार्ट बी आएगा। पार्ट बी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे ये सेक्शन लग रहा है, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना क्या है? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, उसका अर्थ, चक्र यानी सर्कल, भारतीय और पाश्चात्य यानी इंडियन वे में कैसे उसका सर्कल है जो माइक्रो टीचिंग का, और वेस्टर्न वे में कैसे है, क्योंकि इंडियन में 45 घंटे का चलता है, वेस्टर्न में क्या करता है 36 घंटे की मिनट में 36 मिनट का चलता है, 36 मिनट का चलता है, उधर क्या 45 मिनट का चलता है। तो इन सब के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और माइक्रो टीचिंग का महत्व क्या है यानी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, अनुरूपण का मतलब होता है सिमुलेशन होता है कि किसी की नकल करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप घर पर बैठे बैठे मेरी नकल करने लगेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे हाथ का जो जेस्चर है ये आप करने लगेंगे, तो ये क्या है? ये नकल है। ठीक है, आप अनुरूपण कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये अनुरूपण सूक्ष्म शिक्षण एक होता है और ये होता है सिमुलेशन। इसका प्रयोग हम शिक्षण में किस तरीके से करेंगे और ये किस तरीके से लाभदायक है बच्चों के लिए, जो जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे उनके लिए किस तरीके से ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो उसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, अनुरूपण और सूक्ष्म शिक्षण में अंतर, सूक्ष्म शिक्षण में अंतर भी पढ़ेंगे, यानी सिमुलेशन और माइक्रो टीचिंग में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस किस प्रकार का है। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी जो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, बाय फ़ोन करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संचार, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रतिमान और संचार के तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। प्रक्रिया में क्या होता है? एक होता है संचार में SMCR मॉडल चलता है, यानी एक होता है सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रभावी संचार के मानक यानी मीजर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या मानक हो सकते हैं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि माइक बंद हो जाए, या फिर आपका ही मोबाइल ख़राब हो जाए, तो ये क्या है? ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर प्रभावी संचार के मानक, यानी मानक कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा यूनिट 3 का पार्ट ए है। पार्ट बी में हमें पढ़ना है योजना, यानी कि प्लानिंग पढ़ना है, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है, उसके बाद निगरानी यानी मॉनिटरिंग पढ़ना है, फिर शिक्षण अधिगम व्यवस्था में नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग इन टीचिंग लर्निंग सिस्टम,
टीचिंग लर्निंग सिस्टम में किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई आप अगर पढ़ा रहे हैं किसी भी कक्षा में, अगर आप कोचिंग में पढ़ाते होंगे, ऑब्वियसली कोई ना कोई कोचिंग पढ़ाता होगा, तो आप देखते होंगे कि हमेशा आप एक वे में नहीं पढ़ा सकते कोचिंग को भी, क्योंकि बच्चे क्या हैं, या तो रिजिड वे में पढ़ाएंगे तब भी अच्छी बात नहीं है, या फिर आप फ्लेक्सिबल वे में पढ़ाएं आप, या फिर एक एकदम नॉर्मल वे में पढ़ाएंगे तब भी अच्छी बात नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल वे में पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चे थोड़ा सा भी बदमाशी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रिजिड होना पड़ेगा, ठीक है, कठोर होना पड़ेगा। और अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नॉर्म होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, उनको अच्छे से बताना पड़ेगा। तो यही है कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में नियंत्रण किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं। और क्या है, यूनिट प्लान का निर्माण। यूनिट प्लान का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। और अधिगम निष्कर्ष के इष्टतम उपयोग में पाठ्य योजनाएं। इसका मतलब ये है कि लेसन प्लान टू ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, यानी लर्निंग आउटकम को कितने हाई लेवल तक हम ला सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पाठ्य योजनाएं यानी लेसन प्लान के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, ईटी अप्रोच के उदाहरण, यानी एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रोचेस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम, कार्यक्रम अनुदेशात्मक अप्रोच यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अप्रोच पढ़ेंगे। फिर आदेशात्मक का व्यक्तिगत व्यवस्था। अब देखिए ये सब जो टर्म्स यहाँ पे हिंदी में यूज किए गए हैं ये बहुत ही क्लिष्ट हैं, यानी बहुत ही अजीब सा लग रहा है सुनने में भी, लेकिन अगर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे क्या है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि दूरदर्शन पर आधारित शिक्षण और अधिगम का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ टेलीवाइज्ड टीचिंग एंड लर्निंग। इसका मतलब ये हो गया। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम टेलीविज़न का प्रयोग हम शिक्षण और अधिगम के रूप में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। आप जानते होंगे कि इस समय भारत सरकार ने दूरदर्शन पर या फिर जो फ्री DTH है उसमें सेवा में है, उसमें ज्ञान दर्शन की बहुत सारी चैनल चलते हैं जिसमें आप अलग अलग कर हर एक टाइम पर उनका बना हुआ है, उसमें साइंस, मैथ, GS वगैरह सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें अब भारत सरकार ला रही है ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि सभी के पास शिक्षा एक तरीके से अच्छी पहुंच सके। ठीक है, दूर दराज के बच्चे जो हैं वो वहाँ से अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो हमारा यूनिट 4 का पार्ट बी है, शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग। अब शिक्षण में यानी हमारी टीचिंग में कंप्यूटर का प्रयोग ही क्यों ही किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप जानते होंगे कि ऑडियो विजुअल एक ऐड होता है, ये हम बोर्ड क्या है वो सिर्फ विजुअल है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो वो ऑडियो, या रेडियो जो हो गया वो सिर्फ क्या है, ऑडियो है। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर पर अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या है, ऑडियो विजुअल दोनों होता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे के सेंसेस जो होते हैं वो पूरी तरीके से खुले रहते हैं, क्योंकि वो आंख से भी देखते हैं और कान से भी सुनते रहते हैं। तो वही कहा है कि कंप्यूटर शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से शिक्षण में या टीचिंग में कंप्यूटर का प्रयोग बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए या विद्यालय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बेटर हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर से अनुदेशन यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कितना ज्ञान होना चाहिए। लोग CCC का परीक्षा पास कर लेते हैं, पैसे देकर पास कर लेते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता है, इवन उनको खोलना बंद करना भी नहीं होता है, लेकिन उनके पास CCC की डिग्री होती है। CCC का क्या मतलब होता है कि जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का आपको आना चाहिए, लेकिन उसमें भी लोग क्या कहते हैं, पैसे देकर ही पास होते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक हमें पढ़ना है कंप्यूटर साक्षरता, फिर हमें पढ़ना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। देन EDUSET का प्रयोग। अब ये EDUSET आपके लिए हो सके तो नया होगा। EDUSET का मतलब होता है एजुकेशन सैटेलाइट का प्रयोग। बहुत सारे देश हैं, इवन भारत में भी ऐसी सैटेलाइट छोड़ी गई हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत तरीके से कार्य कर रही है। तो वही बोल रहा है कि EDUSET का प्रयोग किस तरीके से हम करेंगे या फिर करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन E-लर्निंग, M-लर्निंग और ब्लेंडेड अधिगम, यानी कि ब्लेंडेड टीचिंग के बारे में भी, लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लेंडेड मतलब होता है मिश्रित अधिगम, यानी ब्लेंडेड, यहाँ पर हम कर सकते हैं लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देन उसके बाद हमारा जो लास्ट रहेगा ई कंटेंट, अर्थ और विकास।
जो ई कंटेंट का मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंटेंट होते हैं उसका अर्थ क्या होता है और उसका विकास किस तरीके से होता है। लाइक जो इस समय जो हम दे रहे हैं आपको, ये ई कंटेंट की तरह ही है। अब इसका अर्थ क्या होता है, विकास क्या होता है। ई कंटेंट में भी आप या फिर हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें या फिर ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके लिए लाभदायक न हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो सिलेबस का जो पार्ट है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हम जब सीरियल वाइज से पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।